भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में आज हम बात करेंगे मुद्रास्फीति, मनी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति से हम इंट्रोड्यूस होंगे, इससे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी ही सुंदर सी स्टोरी है मुद्रास्फीति पर, उसको आप सुने, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार दो भाई थे और उनमें से एक भाई जो था वो बहुत बड़ा ड्रिंकर था, बहुत शराब पिया करता था और शराब पीने के बाद खाली बोतलों का ढेर अपने घर में लगाता रहता। दूसरा भाई बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था, बहुत ही कंजूसी कर करके अपने पैसे को बचा बचा करके इकट्ठा करता और उसने अपने घर की तिजोरी में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रखा और दूसरे भाई ने अपने घर में बहुत सारी खाली बोतलों का अंबार लगा दिया। अब उनके यहाँ बहुत जबरदस्त मुद्रास्फीति आई। तो जब मुद्रास्फीति आती है तो क्या होता है, जरा देखिएगा। मुद्रास्फीति को आप बढ़िया से समझ जाएंगे इस कहानी के माध्यम से। वो मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य, मनी परचेजिंग पावर, कम हो जाता है जबकि वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। यानी कि मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मुद्रा के मूल्य में कमी आती है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अब इन दो भाइयों में से एक भाई ने मुद्रा बचा के रखी थी, यानी कि बहुत सारी मुद्रा या सेविंग्स बचा के रखी थी, इसके पास बचत थी। और इसने क्या किया था, दूसरे वाले भाई ने क्या किया था, शराब पीने के बाद जो खाली बोतलें थी उनका ढेर लगा रखा था। बोतल क्या होती है, वस्तु होती है, ठीक है। तो जो बचत थी, जब मुद्रास्फीति आ गई तो बचत के यानी कि मुद्रा के मूल्य में, बचत के मूल्य में क्या हो गई, तेजी से कमी आई और वस्तु के मूल्य में क्या हो गया, तेजी से वृद्धि हुई। तो इन दोनों के द्वारा यानी कि दूसरे भाई द्वारा खाली की गई बोतलों का मूल्य पहले भाई द्वारा की गई बचत के मूल्य के बराबर आ गया। यह है मुद्रास्फीति। मतलब आपने जितना पैसा बचा के रखा उसका मूल्य कम हो गया और दूसरे ने जो सामान रखा उसका मूल्य बढ़ गया। उसने अपनी खाली बोतलों को बेच करके उतना धन प्राप्त कर लिया और उसका मूल्य प्राप्त कर लिया जितना कि मूल्य पहले वाले द्वारा बचाए गए धन का बचा हुआ था। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति को सामान्य भाषा में हम महंगाई कहते हैं। तो मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरता है और ये निरंतर होता है। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में 2-4 रुपए का परिवर्तन हुआ, वृद्धि हो गई तो आप इसको मुद्रास्फीति कहें, नहीं। जब निरंतर कीमतों में वृद्धि होती है, वस्तुओं की कीमतों में होने वाली निरंतर वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। हमेशा याद रखिए, वस्तु के मूल्य और मुद्रा के मूल्य के बीच में विपरीत संबंध होता है, अपोजिट कनेक्शन होता है। यानी कि जब वस्तु महंगी होती है तो मुद्रा सस्ती होती है। जैसे कल तक आपको सपोज दैट आप 50 रुपए किलो टमाटर खरीद के ला रहे थे, लेकिन आज आप 200 रुपए किलो टमाटर खरीद के ला रहे हैं। तो टमाटर के संदर्भ में अब 200 रुपए का मूल्य 50 रुपए के बराबर रह गया, क्योंकि टमाटर एक वस्तु है, उसका मूल्य बढ़ गया और जो 200 रुपए हैं उसका मूल्य घट करके 50 रुपए के बराबर रह गया। तो मुद्रा और वस्तु के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति अथवा महंगाई कहते हैं। और शायद हम और आप सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान होते हैं उनमें से एक महंगाई है, ठीक है। क्या मुद्रास्फीति सदैव हानिकारक होती है, यानी कि क्या मुद्रास्फीति एक बुराई है? क्या हमेशा इसको हम एक बुराई के तौर पर देखते हैं या मुद्रास्फीति का कोई लाभ होता है? आप कहेंगे भला मुद्रास्फीति महंगाई कैसे लाभदायक हो सकती है, इसमें तो सब बुराई है, हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। सपोज दैट आपने या आपके घर में, और याद रखना जो कंजूस लोग होते हैं ना उनको मुद्रास्फीति से बड़ा नुकसान होता है। कंजूस मतलब जिन्होंने बचा बचा के छुपा छुपा के घरों में पैसे रखे होते हैं। या तो इस पैसे को आप बाजार में व्यापार में निवेश कीजिए, तब तो मुद्रास्फीति के साथ आप बैलेंस बना पाएंगे। लेकिन अगर आपने बचत के रूप में पैसा जब बचा के रखा है घरों में, उसमें नुकसान होने वाला है। अगर किसी कंजूस व्यक्ति ने 5 साल पहले 10 लाख रुपए घर में बचा के रखे थे और आज 5 साल बाद वो 10 लाख रुपए निकाल रहा है,
गिनती में, मात्रा में तो उसके पास 10 लाख रुपए है, लेकिन वास्तव में उसके कुछ लाख रुपए चोरी हो गए। कैसे चोरी हो गए? वह 5 वर्ष पहले उस 10 लाख रुपए से जितना सामान खरीद सकता था, आज 5 वर्ष बाद महंगाई बढ़ने के कारण उस 10 लाख रुपए से उतना सामान नहीं खरीद सकता। तो कितने परसेंट उसका नुकसान हुआ? इन 5 वर्षों में जितने परसेंट महंगाई बढ़ी, समझो उसकी मुद्रा के मूल्य में उतने ही परसेंट गिरावट आई। सपोज दैट 5 वर्ष पहले वह उस 10 लाख रुपए से एक कार खरीद सकता था, आज उसी कार को खरीदने के लिए उसे 15 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके उस 10 लाख का मूल्य कम हो गया, आज के 15 लाख और उसके 10 लाख बराबर हो गए। तो बचत में हमेशा हानि होती है, नुकसान होता है, क्योंकि इसमें मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। लेकिन क्या सदैव मुद्रास्फीति हानिकारक होती है? चलिए इसके पॉइंट पर फोकस करते हैं। पहला पॉइंट है धीमी ऑब्लिक संतुलित मुद्रास्फीति। इसे हम क्या कह सकते हैं? मॉडरेट इन्फ्लेशन। धीमी ऑब्लिक संतुलित मुद्रास्फीति भारत जैसे विकासशील देशों के लिए लाभदायक होती है। इस पॉइंट पर फोकस करने के लिए थोड़ा सा हम आपको समझाएं कि भारत सरकार ने पहली बार अपने लिए मुद्रास्फीति या कीमत स्तर में वृद्धि का एक टारगेट तय किया है कि भाई इतने परसेंट तक हमें कीमत बढ़ानी ही होगी, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ने से विकासशील देशों को लाभ होता है। विकासशील देशों को लाभ कैसे होता है उसको समझना है। तो भारत ने इसके लिए एक कमेटी बनाई और इस कमेटी का नाम है उर्जित पटेल कमेटी। तो उर्जित पटेल कमेटी ने भारत सरकार को उर्जित पटेल कमेटी ने भारत सरकार को एक सुझाव दिया और इस सुझाव में कहा कि भारत के लिए एक निश्चित मात्रा में मुद्रास्फीति आवश्यक है। और उर्जित पटेल कमेटी ने यह कहा कि जैसे कीमत स्तर है भारत में, जो कीमत स्तर है यह औसत कीमत स्तर 4% वार्षिक रहना भारत के लिए अच्छा है। यानी कि यह भारत की कीमत स्तर का वह लेवल होगा जिस पर भारत तरक्की करेगा। तो 4% की कीमत वृद्धि या 4% तक की मुद्रास्फीति विकासशील देशों के लिए लाभदायक है। क्यों लाभदायक है उस पर हम बताएंगे। लाभदायक है, यह +2 या -2 हो सकती है। ध्यान देना, +2 का मतलब क्या है? अधिकतम 6% और -2 का मतलब है न्यूनतम 2%। जैसे अगर कोई वस्तु पिछले वर्ष 100 रुपए की मिलती थी तो आज उसका मूल्य सामान्यतया 104 रुपए रहना चाहिए। यह भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा, लेकिन यह अधिकतम 106 हो सकती है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर कीमतें 106 के ऊपर जाएंगी तो ये अधिक मुद्रास्फीति मानी जाएगी, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और अगर कीमतों की वृद्धि 2% से नीचे जाएगी, यानी कि जो वस्तुएं 100 रुपए की मिलती थी वो 102 रुपए से भी नीचे हो जाएंगी, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक होगा। ये भी स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगी। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था 4% पर अगर रहे तो भारत के आर्थिक विकास को गति मिलेगी, बल मिलेगा। और इसीलिए भारत सरकार अपनी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के द्वारा मुद्रास्फीति को अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% के बीच में रखने का प्रयास करती है। तो एक निश्चित मात्रा में, एक संतुलित मात्रा में मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। निवेशक क्यों लाभदायक होती है, कैसे लाभ होता है मुद्रास्फीति से? यानी कि मुद्रास्फीति तभी हानिकारक होती है जब एक निर्धारित सीमा से ऊपर चली जाती है। अगर निर्धारित सीमा में ही रहती है तो इससे अर्थव्यवस्था को, खासतौर से विकासशील देशों को लाभ होता है। वो लाभ कैसे मिलता है? निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स या उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर को लाभ होता है। क्यों लाभ होता है? मैंने बताया, आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो पिछले वर्ष आपका सामान 100 रुपए का बिकता था, इस वर्ष आपका सामान 104 रुपए का बिक रहा है, तो आपको 4% का लाभ हो रहा है। आप इस लाभ की को वृद्धि करने के लिए, लाभ में वृद्धि करने के लिए अधिक से अधिक निवेश करेंगे, अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था के या आर्थिक विकास के चक्र में तेजी आएगी। आर्थिक विकास का चक्र क्या होता है? आर्थिक विकास के चक्र का मतलब होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था का जो विकास का चक्र होता है, ये विकास का चक्र
चलना बहुत जरूरी होता है। और विकास का चक्र कहां से शुरू होता है? जब अर्थव्यवस्था में निवेशकों को लाभ मिलने लगता है तो वह और अधिक लाभ की प्राप्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा पूंजी का निवेश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं, क्योंकि उन्हें अधिक लाभ पाने का एक तरह से प्रेरणा मिलती है। जब निवेश में वृद्धि होती है, लाभ में वृद्धि होगी तो निवेश में वृद्धि होगी, जब निवेश में वृद्धि होगी तो रोजगार के नए अवसर निकल के आएंगे, यानी कि नए रोजगार जनरेट होंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब रोजगार मिलेंगे तो ग्राहक की क्रय क्षमता बढ़ेगी, कंज्यूमर परचेजिंग पावर इससे बढ़ेगी। ग्राहक की क्रय क्षमता कैसे बढ़ेगी? कि आप जब रोजगार प्राप्त करेंगे तो क्रय क्षमता में वृद्धि होगी। इसको एक बार देख लेते हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त होंगे, तो जिन लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे वे कौन हैं? वही ग्राहक हैं। जैसे हमारी फैक्ट्री में, हमारे व्यवसाय में जिन लोगों को हमने रोजगार दिया हुआ है, जो हमारे एम्प्लॉई हैं, जब उनको सैलरी मिलती है तो वही पैसे लेकर के वो बाजार जाते हैं, तो इससे उनकी जेब में ज्यादा पैसे आते हैं सामान खरीदने के लिए। तो रोजगार मिलने से ग्राहक की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है, ग्राहक की क्रय क्षमता बढ़ जाती है। जब ग्राहक की क्रय क्षमता बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है बाजार में वस्तु की मांग भी बढ़ती है, अधिक मात्रा में वस्तुओं की बिक्री होती है, और जब वस्तु की मांग बढ़ती है तो फिर जो निवेशक है, जो उत्पादक है, उसको लाभ मिलता है। और ये सारी चीजें होने से क्या होता है? अधिक उत्पादन, अधिक रोजगार, सरकार को अधिक टैक्स मिलेगा, लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, तो इससे जीडीपी बढ़ती है, यानी कि यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को भी बूस्ट करता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब यह मुद्रास्फीति एक सीमित दर से होगी। जैसे मान लीजिए लाभ उतना ही मिलेगा जितना कि अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, सपोज दैट अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो कीमतों में वृद्धि होने के कारण क्या हो जाएगा? कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण ग्राहक इन वस्तुओं की डिमांड में कमी कर देगा, यानी कि मांग में कमी हो जाएगी, क्योंकि महंगा सामान हम ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे। जो सामान हम 1 किलो खरीदते थे वो हम आधा किलो पर आ जाएंगे, जो आधा किलो था वो 250 ग्राम पर आ जाएगा। जैसे बहुत सारी महंगी चीजें हैं बाजार में, जब वो बहुत एक लेवल से ऊपर महंगी हो जाती हैं तो हम उनकी डिमांड में कमी कर देते हैं। और जब मांग में कमी होगी तो फिर क्या होगा? मांग में जब कमी होगी तो निश्चित तौर पर इससे, मांग में कमी होने से जो ग्राहक है जब इसको कम खरीदेंगे तो बाजार में मांग पूर्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे कीमतों में गिरावट आ जाएगी। जब कीमतों में गिरावट आ जाएगी तो फिर उससे क्या होगा? उससे जो निवेशक या उत्पादक था उसको घाटा हो जाएगा, क्योंकि जब सामान की बिक्री अधिक होती है तो निवेशकों को लाभ होता है, लेकिन बिक्री में कमी होने से उत्पादकों को हानि होगी और इससे जीडीपी में गिरावट आएगी और भविष्य में मंदी आने की आशंका उत्पन्न हो जाएगी। तो एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित स्तर पर कीमतों की वृद्धि, एक निश्चित स्तर पर कीमतों की वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, लेकिन उससे ज्यादा की कीमत वृद्धि फिर अर्थव्यवस्था को नुकसान देने लगती है। तो हमेशा ही मुद्रास्फीति हानिकारक नहीं होती। भारत के लिए आर्थिक विकास को बूस्ट करने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुद्रास्फीति के जिस स्तर को स्वीकार किया गया है वो कितना है? 4%। यह अधिकतम 6 और न्यूनतम 2% हो सकता है। आगे, मुद्रास्फीति हमेशा हानिकारक क्यों नहीं होती? किंतु मुद्रास्फीति की तीव्र वृद्धि से, यानी कि अगर मुद्रास्फीति एक नियंत्रित दायरे से बाहर हो जाती है, संतुलन से बाहर हो जाती है, तो इससे शीघ्र ही मंदी का संकट उत्पन्न हो जाता है। इसे स्फीति जनित मंदी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर बहुत तेजी से कीमतें बढ़ेंगी
तो फिर निवेशकों को, उत्पादकों को लाभ होने के बजाय घाटा शुरू हो जाएगा, क्योंकि कीमतों में तीव्र वृद्धि होने से जो खरीदार हैं, जो ग्राहक हैं, वे अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की जो मात्रा है, जो उनकी डिमांड है, उसमें कटौती कर देंगे और ऐसी स्थिति में बाजार में बिक्री कम हो जाएगी और फिर जो उत्पादक और निवेशक हैं उनको घाटा होना शुरू हो जाएगा और जब घाटा होगा तो उनका जो व्यापार है वो बंद भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में फिर बेरोजगारी और छटनी जैसा दुष्चक्र शुरू हो जाएगा, जिसे हम मंदी कहते हैं। और यह कैसी मंदी है? स्फीति जनित मंदी, इसी को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो भारत में स्टैगफ्लेशन की स्थिति बहुत ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, तो स्फीति को क्या करना है? स्फीति को हमें नियंत्रण में रखना है, एक सीमा से बाहर नहीं जाने देना है। जैसे मान लीजिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपसे लेते हैं, जो देखिए विषय थोड़ा कठिन है इसलिए एग्जाम्पल ऐसे लीजिए जो व्यवहारिक हो और आप पर लागू होते हैं, आप जल्दी से इसको समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी दूधिये से दूध खरीदते हैं और दूध आप 60 रुपए लीटर खरीदते हैं, पिछले साल भर से 60 रुपए लीटर आप दूध खरीद रहे हैं, लेकिन साल भर पूरा होने के बाद भी आपने उसका रेट नहीं बढ़ाया, तो फिर क्या करेगा? या तो आप दूध की कीमत बढ़ाइए, नहीं तो वो उसमें पानी मिलाना शुरू कर देगा। इससे पहले कि आपको पानी मिला हुआ दूध मिले, आप उसकी कीमत बढ़ा दीजिए, निश्चित तौर पर वह आपको क्वालिटी वाला सामान उपलब्ध कराएगा। तो समय के साथ कीमत वृद्धि, एक निश्चित मात्रा में कीमत वृद्धि और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। अब आते हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव पर। मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या होते हैं? मुद्रास्फीति के प्रभाव को यहाँ पर हमने लाभ और हानि में लिखा है। देखिए यहाँ पर हम संक्षिप्त आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ा इसमें एक मैटर हो सकता है, किस वर्ग को क्या लाभ, एक ही लाइन में सारी चीजें हम अभी शामिल कर देंगे, परेशान नहीं होना है आपको। मुद्रास्फीति के प्रभाव को लाभ और हानि में यहाँ व्यक्त किया गया है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव होगा यहाँ पर वो ऋणी व्यक्ति पर होगा। ऋणी व्यक्ति कौन होता है? ऋणी व्यक्ति वह होता है जो ऋण प्राप्त करता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को, जैसे व्यक्ति ए ने व्यक्ति बी को 1 लाख रुपए ऋण दिया, 1 लाख रुपए ऋण दिया, तो ए ने बी को दिया है। यहां ऋणी कौन है? बी, और ऋणदाता कौन है? ए। तो किसको लाभ होगा? यहां पर बी को लाभ होगा, ए को घाटा होगा, क्योंकि जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए उधार दिया था 1 वर्ष पहले, और 1 वर्ष पहले जब आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया था उस समय मुद्रास्फीति 5% थी। ठीक है, तो जब 1 वर्ष बाद आपको आपका पैसा वापस मिला तो मुद्रास्फीति कितनी हो गई? मुद्रास्फीति हो गई 6%। ठीक है, तो मुद्रास्फीति 6% हो गई और आप, उस व्यक्ति ने आपका 1 लाख रुपए आपको वापस किया, तो वास्तव में आपके उस 1 लाख रुपए का मूल्य 1% कम हो गया, क्योंकि 1 वर्ष पहले आप उस 1 लाख रुपए से जितना सामान खरीद सकते थे, या उस व्यक्ति ने जब आपसे 1 लाख रुपए उधार लिया था उस वक्त उस 1 लाख रुपए का मूल्य अधिक था, और आज जब आपको आपका पैसा वापस मिल रहा है तो उस वक्त उस 1 लाख रुपए के मूल्य में कमी आ गई। मात्रा में तो ये उतना ही है, ध्यान रखना, मुद्रास्फीति में मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है मूल्य पर। तो मुद्रास्फीति में जितने प्रतिशत वृद्धि होगी मुद्रा के मूल्य में उतनी ही प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ऋण प्राप्त करने वाले को लाभ होगा और ऋण देने वाले को हानि होगी। ठीक है, विक्रेता और क्रेता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? विक्रेता कौन होता है? जो अपनी वस्तुओं को बाजार में बेचता है, या विक्रेता को हम और क्या कह सकते हैं? विक्रेता को हम उत्पादक कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? इसको हम निवेशक कह सकते हैं, इन्वेस्टर्स कह सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने अपना पैसा किसी व्यापार में लगाया तो वह निवेशक हो गया, फिर उसने जो उत्पादन किया तो वो उत्पादक हो गया, और फिर वो उसको बाजार में बेचता है तो वो विक्रेता हो गया। तो तीनों का मतलब एक ही है। इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा मुद्रास्फीति का? इसको लाभ होगा। जो सामान आपका
100 रुपए का बिकता था, अब अगर वो 105 का बिकेगा तो आपको 5 रुपए का लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो आप और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे। तो विक्रेता को मुद्रास्फीति से क्या होता है? लाभ होता है। लेकिन क्रेता या ग्राहक को क्या होता है? क्रेता, ग्राहक या उपभोक्ता एक ही बात है, कंज्यूमर, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा मुद्रास्फीति का? इनको नुकसान होगा, इनको घाटा होगा, क्योंकि आप जो कमा रहे थे, क्रेता, ग्राहक या उपभोक्ता, ये वो व्यक्ति हैं जो बाजार में मुद्रास्फीति होने के कारण महंगा सामान खरीदने को मजबूर होंगे। पहले हम 100 रुपए में सामान भी खरीद लेते थे और 5 रुपए बच जाता था, लेकिन अब वही सामान 105 रुपए का खरीदना पड़ेगा, तो 5 रुपए की जो बचत होती थी वो अब नहीं हो पाएगी। तो निश्चित तौर पर इनकी बचत कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनके खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुद्रा यानी कि जितने प्रतिशत मुद्रास्फीति बढ़ेगी उतने ही प्रतिशत क्रेता, ग्राहक या उपभोक्ता को क्या होगा? हानि होगी, नुकसान होगा। अगला है परिवर्तित आय वाले वर्ग। इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे। परिवर्तित आय वाले वर्ग में कौन आ जाएगा? जैसे व्यापारी वर्ग है, जैसे दुकानदार है, मान लीजिए, अब उस दुकानदार को मान लीजिए सामान जो अपना बेच रहा है तो उसकी ज्यादा कीमत मिलेगी, अब ज्यादा कीमत मिलेगी, बिक्री बढ़ेगी, ज्यादा कीमत मिलेगी तो उसको लाभ होगा, लेकिन जो क्रेता है उसको नुकसान होगा। तो परिवर्तित आय वर्ग में वे सभी लोग आएंगे जिनकी इनकम फिक्स नहीं होती, यानी कि ऐसे सभी व्यक्ति, सभी व्यापार, सभी उद्योग और वे सभी लोग जिनकी इनकम फिक्स नहीं होती, उनको क्या होगा? मुद्रास्फीति में उनको लाभ होगा, क्योंकि जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन जो स्थिर आय वाले वर्ग हैं उनको क्या होगा? नुकसान होगा। जैसे पेंशन वाले लोग, जैसे फिक्स सैलरी वाले लोग, इनको नुकसान होगा, क्योंकि महंगाई तो निरंतर बढ़ रही है लेकिन उनकी सैलरी फिक्स है। अब उस नियमित सैलरी में वो बढ़ी हुई कीमत पर अब कैसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करेंगे? निश्चित तौर पर स्थिर आय वाले वर्ग को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, इसीलिए इनको सरकार महंगाई भत्ता देती है, ठीक है। महंगाई भत्ता स्थिर आय वर्ग वालों को ही दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता किस लिए बढ़ाया जाता है? कि नियमित समय पर उनकी सैलरी को मैनेज किया जाता है कि जो महंगाई बढ़ी है, मुद्रास्फीति हुई है, तो जो उनकी इनकम है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे कि वो बढ़ी हुई कीमतों के साथ बैलेंस बिठा सकें, ये चीज इसमें होती है। आईएएस में एक प्रश्न पूछा गया था कि जब मुद्रास्फीति होती है तो गृहिणी पर क्या प्रभाव पड़ता है? गृहिणी मतलब हाउसवाइफ। अब ये चार्ट समझाने के बाद क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं? सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि गृहिणी को किस कैटेगरी में रखा जाए। तो जरा देखिएगा, गृहिणी या हाउसवाइफ को ने अपना एक बजट तैयार कर रखा है, उसे हर महीने एक फिक्स अमाउंट में अपने घर का खर्चा उसने तय कर रखा है। सपोज दैट किसी के घर का रसोई का खर्चा 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए में वो नियमित खर्चा चलाती है, तो वो किस में आ गई? स्थिर आय वर्ग में आ गई। तो स्थिर वर्ग में आय होने के कारण उनको क्या होगा? नुकसान होगा कि जो रसोई का खर्च वो 10,000 रुपए में चला लेती थी, अब महंगाई बढ़ने के कारण उसी के लिए उनको 12,000 15,000 रुपए खर्चने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी बचत कम होगी या उनको और पैसे की आवश्यकता होगी अपनी दैनिक आवश्यकता पूर्ति के लिए। तो जब भी यहां से कोई प्रश्न आए कि मुद्रास्फीति में किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सबसे पहले देखिए कि जो प्रश्न में पूछा गया है किस पर प्रभाव पड़ता है, वह व्यक्ति या वह समूह किस में आता है। अगर वह ऐसे वर्ग में आता है जिनकी इनकम फिक्स नहीं है तो उनको मुद्रास्फीति से लाभ होगा, और अगर वह ऐसे वर्ग में आता है जिनकी इनकम फिक्स है तो उनका मुद्रास्फीति से हानि होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा मुद्रास्फीति के कारण, यानी कि किन किन कारणों से मुद्रास्फीति होती है। वैसे तो महंगाई के बहुत सारे कारण हैं। सरकारों से हम सवाल पूछते हैं, जब चुनाव होते हैं तब हम सवाल करते हैं कि आखिर महंगाई जाती क्यों नहीं है। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर देखें तो महंगाई के 4 कारण होते हैं। ऐसे कारण जिनसे वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है, यानी कि अचानक बाजार में वस्तुओं की डिमांड बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे बाजार में अभी तक सब कुछ सामान्य चल रहा था लेकिन अचानक वस्तुओं की डिमांड बढ़ गई। अब वस्तुओं की डिमांड बढ़ने वाले कारक क्या क्या हैं, यानी कि
मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग को बढ़ाने वाले जो कारण हैं वे कौन कौन से हैं? वे कौन कौन से कारण हैं जिनसे डिमांड बढ़ती है? तो जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, ठीक है। जनसंख्या में जब तीव्र वृद्धि होती है तो जनसंख्या में होने वाली इस तीव्र वृद्धि से वस्तुओं की डिमांड तेजी से बढ़ती है और इसलिए वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहा जाएगा। इसके अलावा अगर पलायनवाद होता है, माइग्रेशन होता है, ये पलायनवाद क्या है? दूसरे देशों से हमारे देश में बड़ी मात्रा में अगर लोग आते हैं, जैसे हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो बॉर्डर स्टेट हैं, वहां बड़ी मात्रा में अवैध घुसपैठिए आ जाते हैं, तो उनकी वजह से उस राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बड़ा ही संकट हो जाता है। और पहला संकट क्या होता है कि बाजार में वस्तुओं की जो उपलब्धता है उससे ज्यादा उनकी डिमांड हो जाती है, क्योंकि जितने नए लोग अवैध तरीके से घुसपैठ करके आए हैं, संख्या में उनकी कहीं कोई गिनती नहीं है, लेकिन वे सभी अतिरिक्त डिमांड करते हैं, वस्तुओं की मांग करते हैं, खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, तो वो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। यानी कि डिमांड बढ़ने का एक कारण पलायनवाद में होने वाली वृद्धि भी है। और किन कारणों से डिमांड बढ़ती है? और बढ़ती है करों में छूट, यानी कि जब सरकार टैक्स में छूट प्रदान करती है। जब सरकार टैक्स में, जैसे सरकार ने अगर इनकम टैक्स में कमी कर दी, सपोज दैट सरकार ने इनकम टैक्स की दरें 20% से घटा करके 10% कर दी, या टैक्स का जो स्लैब है वो कम कर दिया कि भाई अभी तक क्या है, 2.5 लाख तक कमाने वाला व्यक्ति टैक्स नहीं देगा, 2.5 लाख से अधिक कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स देने होंगे। अगर सरकार इसको बढ़ा करके 5 लाख कर देती है कि एक वर्ष में 5 लाख तक की जो आय है, आपकी वार्षिक आय है, वो टैक्स फ्री कर दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है अगर आप इस 2.5 लाख पर अब तक 5% का टैक्स दे रहे थे तो अब आपको नहीं देना पड़ेगा, आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसे होंगे। ये वो पैसे हैं जो अभी आप टैक्स में दे दिया करते थे, लेकिन अब आपके पास बचे हुए हैं। आप इन पैसों को क्या करोगे? आप इन पैसों को खर्च करोगे, ठीक है। तो खर्च करोगे तो क्या होगा? बाजार में वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी और निश्चित तौर पर इससे कीमत बढ़ेगी, ठीक है। देखिए, जो ये कीमतों का संतुलन है ये बाजार में वस्तुओं की मांग और पूर्ति के संतुलन पर निर्भर करता है। यानी कि जब किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होते हैं तो कीमत भी क्या होता है? कीमत भी बैलेंस होती है, बराबर होते हैं, कीमत भी बैलेंस होते हैं। लेकिन अगर मांग बढ़ जाए, किसी कारण से मांग बढ़ जाए और पूर्ति उतनी ही रहे, पूर्ति स्थिर है, क्योंकि हम मांग प्रेरित स्फीति पढ़ रहे हैं, यानी कि हम उन कारणों को पढ़ रहे हैं जिनसे बाकी कुछ नहीं बदला है, केवल डिमांड बढ़ती है, तभी तो इसको मांग जनित मुद्रास्फीति कहेंगे। तो तमाम कारणों से डिमांड बढ़ जा रही है और पूर्ति स्थिर है, ऐसी स्थिति में कीमतों का बढ़ना तो तय है, कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, तो इसे क्या कहेंगे? मांग पूरित मुद्रास्फीति कहेंगे। तो करों में छूट देने से क्या होता है? कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर सरकार सब्सिडी में वृद्धि करती है, अगर सब्सिडी बढ़ा दी जाती है, जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर पर सरकार आपको 200 रुपए की सब्सिडी दे, तो जो गैस अभी 1200 रुपए का आपको मिल रहा है वो 1000 रुपए का मिलेगा, तो 200 रुपए आपकी जेब में और बचेंगे। इन 200 रुपए से आप खरीदारी करोगे, तो जाहिर सी बात है आप जैसे तमाम लोग जब और ज्यादा खरीदारी करेंगे तो इससे क्या होगा? वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, तो सब्सिडी बढ़ेगी। इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा अगर बचत में कमी होती है, अगर बचत में कमी करते हैं और व्यय में वृद्धि होती है, यानी कि अगर आप ज्यादा खर्च करते हैं और बचाने की जो हैबिट है वो कम होती है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, कोई अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बचाता है तो कोई ज्यादा से ज्यादा खर्च करने पर डिपेंड करता है उसको, तो जाहिर सी बात है जब बचत में कमी होगी और व्यय में वृद्धि होगी, और जब आप व्यय करोगे तो क्या करोगे? वस्तुओं की डिमांड करोगे, लेकिन बाजार में पूर्ति स्थिर है और इन तमाम कारणों से मांग निरंतर बढ़ती जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी, और ऐसी मुद्रास्फीति को हम क्या कहेंगे? ऐसी मुद्रास्फीति को हम कहेंगे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। दूसरा है पूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति। अब देखिए,
यहां पर केवल मांग बढ़ रही थी, पूर्ति स्थिर थी। यहां पर मांग स्थिर है और पूर्ति में कमी होती जा रही है, क्योंकि मुद्रास्फीति के जो कारण हैं उनमें से दूसरा कारण क्या है? पूर्ति में कमी होना। जैसे बाजार में किसी वस्तु की मांग अगर स्थिर है लेकिन पूर्ति निरंतर कम होती जा रही है तो कीमतें क्या हो जाएंगी? निश्चित तौर पर कीमतें बढ़ जाएंगी और इन बढ़ी हुई कीमतों को कहा जाएगा पूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी कि ऐसी मुद्रास्फीति जो पूर्ति में कमी के कारण हुई है। अब पूर्ति में कमी के कौन कौन से कारण हैं, इन पर विचार करना होगा। जैसे पूर्ति में कमी के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इनमें मुख्य कारण ये है उत्पादन में गिरावट। ठीक है, उत्पादन में गिरावट। जैसे वर्तमान में टमाटर की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो टमाटर का मूल्य इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि टमाटर की डिमांड बढ़ गई या लोगों की जेब में बहुत पैसा आ गया या सरकार ने टैक्स कम कर दिए या माइग्रेशन की वजह से टमाटर ज्यादा बिक रहे हैं। नहीं, इनमें टमाटर के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उत्पादन में कमी होने की वजह से या आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की वजह से। आपूर्ति श्रृंखला का मतलब क्या होता है? आपूर्ति श्रृंखला का मतलब होता है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु का उत्पादन तो हुआ है, जैसे टमाटर का उत्पादन हुआ है, खेतों में है, लेकिन वो खेतों से बाजार तक नहीं आ पा रहा है, चैन ब्रेक हो गई है। बीच में जो चैन होती है किसी भी कारण से, जैसे बारिश ज्यादा हो गई या कोई दूसरी समस्या हो गई, स्ट्राइक हो गई, कोई भी समस्या हो गई, इन सब की वजह से सामान बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा। यानी कि या तो उत्पादन में कमी होगी या फिर बाजार तक सामान नहीं पहुंच पा रहा है, जो उसकी सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई है। तो इनकी वजह से बाजार में पर्याप्त आपूर्ति नहीं होगी, लेकिन मांग पहले के जैसी, जैसे मांग है 100 वस्तुओं की लेकिन बाजार में पहुंच रहा है 50, तो ऐसी स्थिति में इस वस्तु की कीमतें क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति। इसके अलावा काला बाजारी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। क्या होती है काला बाजारी? जब किसी वस्तु की पूर्ति में जानबूझ करके कमी की जाती है, यानी कि बाजार में जानबूझ करके वस्तुओं की आपूर्ति में कमी करना। शेयर बाजार में इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर बाजार में इसी को हम बुल बियर के नाम से जानते हैं। जानबूझ करके कीमतों में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो सामान्य वस्तुओं और सेवाओं के बाजार में क्या होता है कि अतिरिक्त उत्पादन को गोदामों में छुपा करके रखा जाता है, लेकिन दुकानों पर बिक्री के लिए कम मात्रा में सामान रखा जाता है, जिससे कि वो चीजें महंगी बिके और फिर जो काला बाजारी करने वाला उत्पादक या विक्रेता है वो अपने गोदामों से सामान निकाल करके इन बढ़ी हुई कीमतों का लाभ उठाए। इसीलिए सरकार समय समय पर छापे डलवाती है कि गोदाम में एक निश्चित मात्रा से ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए। तो पूर्ति प्रेरित। इसके अलावा काला बाजारी के अलावा और क्या होता है? भारत में काला बाजारी और आपूर्ति श्रृंखला का बाधित होना, ये दो बहुत बड़े कारण हैं पूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति के। हालांकि उत्पादन की धीमी दर भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा पूर्ति पक्ष को प्रभावित करने वाले और क्या कारण होते हैं? इसके अलावा हमारी जो आधारभूत संरचना है अर्थव्यवस्था की, वो आधार यानी कि कोर सेक्टर, आधारभूत संरचना कमजोर होने के कारण भी हमारे देश में उत्पादन का स्तर कम हो जाता है। तो उस स्थिति में बाजार में पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं हो पाती और कीमतें निरंतर बढ़ती रहती हैं। इन सभी को हम कहते हैं पूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति। इसके अलावा तीसरे प्रकार की जो मुद्रास्फीति आती है वो किसकी वजह से आती है? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी कि कॉस्ट पुश मनी इन्फ्लेशन। यानी कि बाकी सब चीजें स्थिर हों, ना तो मांग बढ़ी है ना ही पूर्ति कम हुई है, लेकिन अचानक लागत बढ़ जाने के कारण जब महंगाई बढ़ जाती है तो इसे हम लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लागत में वृद्धि होती है? तो लागत में वृद्धि के जो मुख्य कारण हैं उनमें से महत्वपूर्ण कारण है जब ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है। ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है। ब्याज दरों में वृद्धि कौन करता है? जब बैंक अपने ऋणों के ब्याज बढ़ा देते हैं।
जब कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति बैंकों से कर्ज लेकर के अपना व्यापार शुरू करता है और बैंक अपने ब्याज दर बढ़ा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यापारी या निवेशक को अधिक मात्रा में ब्याज देना पड़ता है, तो उसकी पूंजी की लागत बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में वो अपना सामान महंगा बेचने के लिए मजबूर करता है। जैसे मान लीजिए अभी तक कोई व्यापारी अपना सामान 100 रुपए में बनाकर तैयार करता था और बाजार में वह उसे 110 रुपए का बेचता था, तो वह सामान्य स्थिति में था, 10 रुपए लाभ के साथ वह अपने व्यापार को अच्छे से चला रहा था। लेकिन अचानक उसकी लागत बढ़ गई और उसकी लागत बढ़ करके अगर 105 रुपए हो गई, तो फिर वह उसका मूल्य बढ़ा करके क्या कर देगा, 115 रुपए कर देगा। वह वस्तु 110 की बजाय 115 रुपए की मिलेगी, जबकि व्यापारी की जेब में 10 ही रुपए जा रहे हैं। ये 5 रुपए कहाँ चले गए? ये 5 रुपए वस्तु की लागत बढ़ने के कारण उस व्यापारी को अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ा। तो लागत में वृद्धि के कारण जब महंगाई बढ़ती है तो उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण मैंने बताया ब्याज बढ़ने से। दूसरा कारण क्या है? जब सरकार टैक्स बढ़ा देती है। कौन सा टैक्स? अप्रत्यक्ष कर। जब अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होती है, जैसे मान लीजिए सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया, अगर जीएसटी की मात्रा बढ़ा दी जाएगी, सपोज दैट 10% से बढ़ा करके 20% कर दी जाए, आप जो कपड़ा मार्केट में खरीदने जा रहे थे उस पर अचानक जीएसटी बढ़ जाता है, तो निश्चित तौर पर जो विक्रेता है वह भी अपनी कीमतों में वृद्धि करेगा, क्योंकि उसने 100 रुपए का सामान बना करके बाजार में 110 रुपए में बेचा था, तो उसने 10 रुपए कमाए थे, लेकिन सरकार ने टैक्स लगा दिया तो वह अतिरिक्त टैक्स यानी कि 10 रुपए इसमें और जोड़ देगा और आपको वह सामान 120 रुपए का मिलेगा। लेकिन व्यापारी की जेब में नहीं जा रहा। ये महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए और अतिरिक्त टैक्स के कारण जो लागत है, जो निवेशक की, उत्पादक की लागत है, वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा और क्या कारण है जिससे लागत में वृद्धि होती है? जैसे मजदूरी में वृद्धि, यानी कि वेतन वृद्धि जब करनी पड़ती है, मजदूरी में वृद्धि करनी पड़ती है। ठीक है, मजदूरी में वृद्धि होती है, समय समय पर सैलरी इंक्रीमेंट होते हैं। जो मजदूर पहले 500 रुपए का मिल जाता था अब वही 700 रुपए का मिलता है, तो इससे जो उत्पादन है उसकी लागत बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतें बढ़ानी पड़ जाती हैं और महंगाई बढ़ जाती है। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा जो किराया होता है, जो जमीनें हैं जिन पर आपने फैक्ट्री बनाई है उनकी कीमत बढ़ जाती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है, यानी कि जो परिवहन की लागत है वो बढ़ जाती है। यानी कि आप जो भी सामान बना रहे थे उस सामान को बनाने में आपकी जो लागत आती थी, जिनमें बहुत सारी चीजें आप इस्तेमाल, कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाती है, महंगा ऋण कर्ज मिलता है, ब्याज बढ़ा दी जाती हैं, सरकार टैक्स बढ़ा देती है। इसके अलावा दूसरे और जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जैसे अगर किसी देश में आधारभूत संरचना अच्छी नहीं है, घूस देनी पड़ती है, इन सब के कारण क्या होता है? उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और उसकी वजह से मुद्रास्फीति हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं और ऐसी कीमत वृद्धि को लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं इस लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में ना तो मांग का कोई प्रभाव पड़ रहा है, ना ही पूर्ति का प्रभाव पड़ रहा है। चौथा महत्वपूर्ण कारण है वैश्विक कारणों से उत्पन्न मुद्रास्फीति, यानी कि जब डिमांड भी ना बढ़े, पूर्ति में भी कोई गिरावट ना हो, लागत भी ना बढ़े और उसके बाद भी निरंतर कीमत बढ़ती जाए, तो यह माना जाता है कि यह कीमत वृद्धि वैश्विक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं के कारण हो रही है। इन पर विचार करें तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जाहिर सी बात है आज हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में रहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाली हर घटना का प्रभाव हम पर पड़ता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब कोई भी हलचल होती है या वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आता है, कौन सा संकट आता है? जैसे मान लीजिए ओपेक देशों के कच्चे तेल के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा, अगर
जैसे भारत की बात करते हैं, हम ओपेक देशों से बड़ी मात्रा में तेल का आयात करते हैं। भारत बड़ी मात्रा में वर्तमान में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात रूस से कर रहा है, और यह भी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के कारण है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो संकट चल रहा है उसके कारण है। तो ऐसी स्थिति में अगर ओपेक देशों में संकट आएगा तो उससे क्या होगा, कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित होगा। और जब कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित होगा तो क्योंकि हम बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करते हैं जिससे हम डीजल पेट्रोल बनाते हैं, अगर हमें पर्याप्त मात्रा में और सही मात्रा में, यानी कि अगर हमें महंगा डीजल पेट्रोल आयात करना पड़ेगा तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट की लागत है वो बढ़ जाएगी, हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। खेतीबाड़ी में भी सिंचाई करना महंगा हो जाएगा, आम आदमी के लिए अपनी गाड़ी चलाना महंगा हो जाएगा, कच्चे माल की आपूर्ति और ढुलाई में वृद्धि हो जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी क्योंकि ओपेक देशों पर संकट आ गया है। ओपेक देश क्या है? ओपेक देश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इसके बारे में, यानी कि ऐसे देश जो कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं और निर्यात करते हैं, अगर उन पर कोई संकट आएगा तो दुनिया भर में डीजल और पेट्रोल महंगा होने के कारण कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। यह वैश्विक कारणों में आएगा। इसके अलावा अगर किसी देश की विनिमय दर में परिवर्तन होता है, विनिमय दर में अगर परिवर्तन होता है, विनिमय दर क्या होती हैं? जैसे डॉलर के सापेक्ष रुपए का जो मूल्य है उसका अनुपात, $1 के सापेक्ष अगर 80 रुपए का मूल्य है तो भारत की विनिमय दर क्या हो जाएगी? 80 रुपए। अगर यह 80 रुपए से गिर करके 85 रुपए हो जाए, अगर $1 का मूल्य 80 रुपए से बढ़ करके 85 या 88 रुपए हो जाए तो ऐसी स्थिति में रुपया सस्ता हो जाएगा और डॉलर महंगा हो जाएगा। जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो हम जिन वस्तुओं का आयात करते हैं दूसरे देशों से वो महंगी हो जाएंगी और उनके कारण से हमारे घरेलू स्तर पर महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए आप जो कार खरीदते थे, उस कार का जो कार बाजार में 10 लाख की बिकती थी, उस कार का कोई पार्ट दूसरे देशों से हम आयात करते थे और हमारे उसके लिए हम डॉलर में पे करते थे या कीमत निर्धारण होता था, लेकिन डॉलर का मूल्य बढ़ गया रुपए में और रुपए का मूल्य डाउन हो गया। अब डॉलर महंगा हो गया तो पहले हम उसके लिए जितना रुपया पे करते थे अब ज्यादा रुपया पे करना पड़ेगा, यानी कि हमें महंगा वो ऑटो पार्ट्स जो है वो आयात करना पड़ेगा। और जब महंगा आयात करेंगे तो हमारी जो गाड़ी है, कार है, वो भी महंगी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे रुपए के मूल्य में कमी होने से हमारे सभी प्रकार के आयात बिल में वृद्धि हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संकट का सबसे बड़ा उदाहरण इस समय आप देख रहे होंगे, रूस और यूक्रेन के बीच में चलने वाला संकट। रूस और यूक्रेन के बीच के संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में बहुत तेज उछाल आया, भारत में भी इसका प्रभाव देखा गया। तो कोई भी ऐसा घटनाक्रम जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, और क्योंकि हम बड़ी मात्रा में आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के साथ जुड़ी हुई है, तो विश्व के उन देशों पर जब कोई हलचल, कोई संकट आता है जिनके साथ हम व्यापार करते हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आने वाले इस संकट का प्रभाव हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और उसकी वजह से हमारे देश में कीमत वृद्धि हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, और इसे हम कहते हैं वैश्विक कारणों से होने वाली मुद्रास्फीति। ठीक है, भारत में किस प्रकार की मुद्रास्फीति का प्रभाव है, भारत में महंगाई का सबसे बड़ा कारण क्या है, कमेंट करके बताइएगा और हम देखते हैं आप कितना सही इसको बताते हैं। इसके बाद हमारे लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और ये हम एक अलग फ्रेश चैप्टर टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। अपने आप में ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, यानी कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे। मैंने आपको बताया 4% पर रहे, अधिकतम 6 और न्यूनतम 2 रहे, उसके ऊपर न जाए और उसके नीचे न जाए। इसके लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो पॉलिसी बनाई जाती है, उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। एक है हमारी फिजिकल पॉलिसी और दूसरी है हमारी राजकोषीय मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का संबंध किससे है? इसका संबंध है बजट से,
और यह वित्त मंत्रालय या सरकार द्वारा बनाई जाती है। और इसका संबंध किससे है? आरबीआई से। यह नीति आरबीआई द्वारा बनाई जाती है और इसके अंतर्गत हमारे बैंकिंग सिस्टम और उसमें उसकी ब्याज दरों में परिवर्तन करके मुद्रास्फीति को रोका जाता है। लास्ट में आपको एक लाइन में और बता दें कि मुद्रास्फीति हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर की तरह काम करता है। जब हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम मुद्रास्फीति की तरह देख सकते हैं। जब ब्लड प्रेशर घट जाता है तो उसे हम मंदी की तरह देख सकते हैं। जैसे हम हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था के भी दो डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर है सरकार या वित्त मंत्रालय जो बजट के माध्यम से मुद्रास्फीति को बैलेंस करती है, और दूसरा आरबीआई जो मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति को बैलेंस करती है। अगले एपिसोड में हम आपके लिए राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति को लेकर के आएंगे। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे और इसमें आप पूरे हमारे टैक्स सिस्टम को देखेंगे। इसमें आप आरबीआई की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई कैसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर कैसे इनके द्वारा कंट्रोल करती है इस मुद्रास्फीति को, इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।